नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। सबसे पहले आपको बारिश को लेकर अपडेट दे देते हैं। अगले 7 दिनों तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड के लिए। मौसम विभाग ने 24 से 30 जून तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मॉनसून के 25 जून तक प्रदेश में दस्तक देने का भी पूर्वानुमान जताया गया है। इसके साथ ही तेज आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के पहाड़ी जिलों में लैंडस्लाइड की भी आशंका जताई जा रही है और सुबह से ही कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मॉनसून से पहले चारधाम यात्रा में भी कमी देखी जा रही है और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरह से मॉनसून के दस्तक देने से पहले ये ऑरेंज अलर्ट, देवभूमि में आफत का ऑरेंज अलर्ट, बारिश लगातार हो सकती है, ये जानकारी मौसम विभाग ने दी है। बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और चलिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी भारती सकलानी ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। भारती, बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट अगले 7 दिनों के लिए और चारधाम यात्रा के जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, पहले ही हमने देखा कि उसमें गिरावट आ गई है। अब रजिस्ट्रेशन भी कम हो रहे हैं और कम लोग पहुंच रहे हैं। सीधी वजह इसकी एक मौसम का बदलना भी है। और अभी फिलहाल ये अपडेट दीजिए कि मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है बारिश को लेकर। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक तेज बारिश की संभावना है। खासतौर पर उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग ये वो जिले रहेंगे जहां पर तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। इसके अलावा तेज आंधी तूफान भी आ सकता है मैदानी जिलों में, इसलिए लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। खास तौर पर ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है उन लोगों के लिए जो लोग भी इस बीच उत्तराखंड का रुख करने वाले हैं। उन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। सभी डिपार्टमेंट्स को भी एडवाइजरी भेज दी है। 25 जून तक ये पूर्वानुमान जताया जा रहा है कि मानसून दस्तक दे सकता है प्रदेश में। उससे पहले प्री मानसून शावर्स ये देखने को मिल रहे हैं जिसकी तेज आने की संभावनाएं जताई गई हैं। अगर कई जिलों की बात की जाए तो वहां पर बारिश हो भी रही है सुबह से लगातार। और देहरादून के लिए भी ये कहा गया है कि 24 तारीख के बाद वहां पर तेज बारिश की संभावनाएं जताई जा सकती हैं, इसलिए लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। इस बीच जहां तक आपने चारधाम यात्रा की बात की, वहां पर यह देखने को मिल रहा है कि जो यात्री हैं उनकी संख्या में गिरावट दर्ज हुई है। वैसे ही अगर हम बात करें तो 15 जून के बाद मानसून सीजन शुरू हो जाता है माना जाता है और इस बीच यात्रियों की संख्या में गिरावट भी देखने को मिलती है। ठीक उसी तरीके से कहा जा सकता है कि इस बार भी वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो यात्री हैं उनकी संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। जी अच्छा भारती, पहाड़ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं कुछ ऐसी होती हैं कि परेशानी लोगों को आती है जब भी बारिश का मौसम आता है, मानसून का मौसम आता है। लैंडस्लाइड भी एक बड़ी वजह होती है। जल्द से जल्द अगर कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है तो टीमें तैनात कर दी जाएं ताकि दिक्कत लोगों को ना हो। अगर रोड भी जाम हो जाता है उसके लिए किस तरह प्रशासन तैयार है? देखिए, जीसीबी डिप्यूट्स कर दी गई हैं हर उन जगहों पर जो कि लैंडस्लाइड वाले इलाके रहते हैं। वहां के लिए ये कहा गया है कि वहां पर पूरी तैयारी रखी जाए। कहीं पर भी अगर मलबा गिरता है तो उसको तुरंत हटाया जाए ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कतें पेश ना आए। बरसाती मौसम है इसलिए ये कहा जा सकता है कि लगातार पहाड़ों से बोझ गिरते भी हैं। इसके लिए हर जगह पर जेसीबी डिप्यूट्स रहें, ये मौसम विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी में साफ तौर पर दिया गया है। प्रशासन को यह कहा गया कि इस दौरान अलर्ट रहे। सभी डिपार्टमेंट्स में जो अधिकारी हैं उनकी भी छुट्टियां यहां पर निरस्त कर दी गई है मानसून सीजन को देखते हुए। जी भारती, आपने विस्तार से जानकारी दी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर पिथौरागढ़ से, यहां पर बॉर्डर की लिपुलेख रोड बंद हो गई है। रोड का 15 मीटर का हिस्सा काली नदी में डूब गया है। लमारी के पास काली नदी उफान पर है। लिपुलेख रोड भी बंद होने से कैलाश यात्रा भी प्रभावित हुई है। तो ये परेशानी लोगों को यहां पर आई है। आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे पहले जो हम बता रहे थे कि बारिश को लेकर भी ऑरेंज अलर्ट है और लमारी के पास काली नदी जो उफनती नजर आ रही है। कुछ हिस्सा ऐसा है रोड का जो नदी में बह गया है और लिपुलेख रोड बंद हो गई है। चमोली में ग्लेशियरों के लगातार पिघलने से नदियों का अचानक से जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से धौली नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ गया। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क नीति गांव के पास से बहने लगी है। लगातार जलस्तर बढ़ने से सड़क बार बार क्षतिग्रस्त होती जा रही है, जिससे ग्रामीण इलाकों में जाने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
उत्तरकाशी में यमुनोत्री गंगोत्री धाम को 2 महीने पूरे हो गए हैं। बड़ी तादाद में लोगों ने धामों की ओर रुख किया है। दोनों ही धामों में अब तक कुल 10,19,798 यात्री दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री में 5,46,000, यमुनोत्री में 4,73,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन किया है। वहीं यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी देखा गया। दोनों धामों की ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। दोनों जगहों पर किस तरह से लोग बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। श्रद्धालु जिनका तांता लगा हुआ नजर आ रहा है, वो दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं। धाम में न्यूज 18 है, हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से उत्साह जो श्रद्धालुओं में है, बड़ा उत्साह बना हुआ है। ये यमुनोत्री धाम का मंदिर है और बड़ी संख्या में पिछले 2 माह में लगातार जो श्रद्धालु है यहाँ पहुंचे हैं। मेरे साथ श्रद्धालु मौजूद है, इनसे ही जानना चाहेंगे कहाँ से आए हैं आप? अहमदाबाद से। कैसी रही आपकी अभी तक की यात्रा? बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। कहाँ की यात्रा पे निकले हैं? चार धाम के लिए। आप बताएं यात्रा को लेके। हाँ, बढ़िया रहा। अभी उमना में आया, 4 धाम की यात्रा पे आया है। अभी एक हुई है, अभी 3 बाकी है। अच्छे से दर्शन हो गए थे? हाँ, हो गया, अच्छे से दर्शन हो गया। क्या कहना चाहोगे यहाँ पर? नहीं, बहुत बढ़िया है इधर। आप बताएं यात्रा। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा हो गया, अच्छा किया। बिल्कुल बड़ी संख्या में यात्री यहाँ की है और काफी उत्साह जो है यात्रियों में दिख रहा है। प्रदीप कुमार, न्यूज 18, यमुनोत्री धाम, उत्तरकाशी। सरकार राज्य में अतिक्रमण को लेकर सख्त है और अतिक्रमण हटाने को लेकर निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन नैनीताल में चिन्हित अतिक्रमण अभी तक नहीं हटाया गया है, जिसके लिए अब प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, नैनीताल में सरकारी जमीनों को खाली कराने में प्रशासन का पसीना निकल रहा है। वन विभाग ने 1 साल पहले हल्द्वानी रोड पर अतिक्रमण कर चिन्हीकरण किया था, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई। इसके साथ ही भवाली रोड, सड़िया ताल में लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग की जमीनों पर कब्जे और बढ़ गए हैं। वहीं नैनीताल मेट्रोपोल में शत्रु संपत्ति की जमीन पर प्रशासन और अतिक्रमणकारियों के बीच चूहे बिल्ली का खेल जारी है और 3 बार नोटिस के बाद भी ये अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। पीडब्ल्यूडी ने, वन विभाग ने और सिंचाई विभाग ने अलग अलग स्थानों पर अपनी जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं उन पर अतिक्रमण चिन्हित किया है और वो उसको 1 बाय 1 नोटिसेज इत्यादि देकर लीगल प्रक्रिया के तहत टेकअप कर रहे हैं हटाने के लिए। ये जो स्थान है इन पर भी क्योंकि अतिक्रमण की चिन्हीकरण की कार्रवाई संबंधित विभागों के द्वारा की गई है। सरकार ने पूरे राज्य में सरकारी जमीनों को खाली कराने के लिए ड्राइव चलाई है और सैटेलाइट से अपनी जमीन पर नजर रखने के निर्देश भी जारी किए हैं। बावजूद इसके नैनीताल में जमीन खाली कराना तो दूर, बल्कि रोजाना सड़कों के किनारे सरकारी जमीनों पर कारोबार खूब फल फूल रहा है। वो अधिकारी अपना जो भी उनको आदेशित किया होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, धीरे धीरे एकदम से तो नहीं हो पाता है, लेकिन धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है और जो भी अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। बहरहाल सरकार के आदेशों का पालन नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। अब कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल है। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। अल्मोड़ा और बागेश्वर की 13 पंपिंग योजनाओं पर संकट के बादल अब छाने लगे हैं। जल संस्थान की तरफ से जल निगम से योजनाएं लेने से मना कर दिया गया है और जल निगम का ये कहना है कि योजनाओं के संचालन के लिए उनके पास पैसे नहीं है। वहीं जल संस्थान ने निगम की निर्माण योजनाओं में कई कमी बताते हुए हैंडओवर लेने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से कई जगहों पर पानी का संकट है, लोग परेशान। पूरे सर्किल की बात करें जिसमें अल्मोड़ा और बागेश्वर 2 जिले आते हैं, तो कुल 13 ऐसी स्कीम्स हैं जो पूर्व में ही कंप्लीट की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक हैंडओवर नहीं हुई हैं। उसमें एक स्कीम ऐसी है जो 2015 में ही कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी तक हैंडओवर नहीं हो सकी है। जल निगम द्वारा जो हमें स्कीमों के हैंडिंग ओवर नोट्स भेजे गए थे, उनमें से 3 स्कीम हमने टेक ओवर की हैं और जो स्कीम टेक ओवर नहीं की जा सकती थी उनमें क्या क्या कमियां हैं उनके निराकरण के लिए हमने जल निगम को चिट्ठी लिखी है और इससे हमने मुख्यालय को भी अवगत करा दिया है। जोशीमठ में हेलंग मारवाड़ी बाईपास का विरोध तेज हो गया है। बाईपास के विरोध में आज जोशीमठ में आज बाजार बंद नजर आए। हेलंग मारवाड़ी बाईपास का विरोध लंबे वक्त से व्यापारी कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि हेलंग मारवाड़ी बाईपास बनने से उनके व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा।
उत्तराखंड में 29 विभाग ऐसे हैं जो बजट खर्च करने में फिसड्डी हैं। ये विभाग पहली तिमाही में बजट में 1 रुपया भी अभी तक खर्च नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से अपर मुख्य सचिव वित्त ने नाराजगी व्यक्त की है और सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों को पत्र जारी किया। साथ ही निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विभागों में बैठक कर तिमाही और वार्षिक आधार पर खर्च की रणनीति तैयार करें। राज्य के विकास की रफ्तार में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले ही विभागों को समय पर बजट खर्च करने के निर्देश दे चुके हैं और सितंबर तक 50% बजट खर्च करने का लक्ष्य सरकार ने बनाया है। उत्तराखंड के विभागों को 3 महीने का समय हो गया है बजट मिले, लेकिन अभी भी 29 विभाग ऐसे हैं जो अपने बजट का 1 रुपया भी खर्च नहीं कर पाए हैं। ऐसे में अपर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई है और 29 विभागों को लेटर भी जारी किया है, जिनको कहा गया है कि वो अपने बैठकें करें और सभी तरह की कार्य योजना तैयार करें कि किस तरह से उनको बजट पास कराना है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ये निर्देश पहले ही दे चुके हैं कि सभी विभाग तेजी से काम करें, क्योंकि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ विशाल गर्ग, न्यूज 18 देहरादून। नैनीताल शहर का एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। सफाई अभियान का ये वीडियो देश भर में घूम रहा है, लेकिन क्या है इस वीडियो की कहानी, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। नैनीताल में सफाई अभियान के दौरान का ये वीडियो खूब चर्चाओं में है। ये वीडियो नैनीताल के डीएसबी परिसर कॉलेज के पास का है, जहां जन जननी जय भारत की टीम ने सफाई के दौरान 800 बोतलें जंगल और व्यू पॉइंट से निकाली हैं। टीम ने पहले तो बोतल निकाली और फिर उन्हें साफ किया। इसके बाद साफ करने का वीडियो भी शेयर किया। इसकी तारीफ भी हो रही है। जंगल में पाए गए इस कूड़े का सारा दोष पर्यटकों पर मढ़ा जा रहा है। ये बोतलें कहां से आईं? इसे अभी भी सोशल मीडिया में लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि जय जननी जय भारत की टीम ने बताया कि कई क्षेत्रों में सालों से गंदगी थी और इसलिए सफाई अभियान के लिए इस क्षेत्र को चुना गया। उस जगह को हमने चुना था जहाँ पर हमने अनगिनत शराब की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें और अनगिनत कट्टा जो है हमने कूड़ा निकाला था। बेइंतहा शराब की बोतल का मतलब है कि वो एक नशा का अड्डा बना हुआ है, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत पॉइंट भी है। कई बार में हम प्रशासन को लेटर लिख चुके हैं। साल 2013 से जय जननी की टीम सफाई अभियान में जुटी है। इस दौरान जंगलों से लेकर शहर के व्यू पॉइंट से हजारों कट्टे प्लास्टिक और शराब की बोतलें प्लास्टिक के रैपर जंगलों से इकट्ठा किया गया। बहरहाल इस समय वायरल ये वीडियो चिंताजनक है कि पहाड़ में किस तरह से कूड़ा फैला हुआ है। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष अब एक और नए मोड़ पर पहुंच गया है। यहां पर अब गुलदार की बजाय बाघों के हमलों में तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है। आम लोगों के साथ ही वन विभाग की भी मुश्किलें इससे बढ़ गई हैं। देखिए, उत्तराखंड में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है। इसमें सबसे टॉप पर गुलदार है, जिसके हमले में साल 2020 में 30 लोग, साल 2021 में 22 और 2022 में भी 22 लोग मारे गए थे। गुलदार तो आतंक का पर्याय अब भी बना हुआ है, लेकिन अब दूसरी एक और समस्या बाघ की भी खड़ी हो गई है। आमतौर पर जंगलों में सीमित क्षेत्र में दिखाई देने वाला बाघ भी आबादी वाले एरिया की तरफ रुख करने लगा है। अब उसके हमलों में भी तेजी के साथ हो रही बढ़ोतरी ने वन विभाग की परेशानी बढ़ा दी है। अब अगर बाघ के हमलों की बात की जाए तो साल 2000 से 2021 के बीच बाघ के हमले में हर साल मरने वालों का आंकड़ा 1 से 7 तक रहा, लेकिन साल 2022 के बाद अचानक ये आंकड़ा बढ़ने लगा और पिछले साल बाघ के हमले में रिकॉर्ड 16 लोगों की मौत हुई, जबकि इस साल भी अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। विगत वर्ष में टाइगर से हुई घटनाओं में वृद्धि अवश्य हुई है, लेकिन गुलदार से जो घटनाएं हुई हैं उसमें ऐसी वृद्धि नहीं देखी गई है। गुलदार से जो मृत्यु के जो घटनाएं हुई हैं उसमें विगत वर्षों में ऐसा कोई वो संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। आम लोगों के लिए बाघ और गुलदार के हमले एक से हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ के अचानक बदले इस ट्रेंड ने वन विभाग के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को जरूर चिंता में डाल दिया है।
प्राइमरी तौर पर विभाग बाघों की बढ़ती आबादी को इसके लिए जिम्मेदार मान रहा है। पहले ही गुलदार के हमलों को कम करने में नाकाम रहा विभाग अब इस नई मुसीबत से हलकान है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। जसपुर के रायपुर में जंगल में घास काटने गई महिला को गुलदार ने निवाला बना लिया। महिला की मौत के बाद उसके घर में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। इस दौरान अधिकारियों को ग्रामीण की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा और ग्रामीणों ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाए जाने की मांग उठाई। घटना है जिसमें कि हमको सूचना मिली थी कि किसी महिला जो यूपी की रहने वाली यहाँ पर घास काटने के लिए आई थी और उत्तराखंड बॉर्डर का जो रायपुर जंगल है वहाँ पर गुलदार ने उनको अटैक कर दिया। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ हुई थी। तो हम लोग यहाँ पर पुलिस प्रशासन और हम लोग मौके पर मौजूद थे। तो फॉरेस्ट की टीम भी आ चुकी है। अभी महिला को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। वहाँ पर जो आवश्यक कार्रवाई है नियमानुसार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। लैंसडाउन वन प्रभाग के द्वारिखाल इलाके के गाविन बड़ा गांव में गुलदार का आतंक बना हुआ है। जंगल में अपनी बकरी चराने गए ग्रामीण पर गुलदार ने अचानक से हमला कर दिया। हालांकि ग्रामीण ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए गुलदार को हमला करने से रोका और फिलहाल चिल्लाना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद चीख सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद गुलदार भाग निकला, लेकिन ग्रामीण हमले में बुरी तरह से घायल हो गया। फिलहाल घायल का कोटद्वार के बेस अस्पताल में इलाज जारी। क्या बोलना, ऐसा है कि मैं बकरी चुगाने के लिए जंगल वहाँ पर जा रहा था अपनी नाप तेज में बाघ ने एकदम हमला किया मेरे पे 11:03 पर। सर बाघ का आतंक ऐसा है कि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, हमारे घर से बाहर निकलना बढ़ना हमारी बहुत ही ज़्यादा खतरा महसूस होता है और शाम होते ही हम सब अपने घरों में पैक हो जाते हैं। क्यों कि हमारे बताओ आंगन के सामने से ही कभी वो गोट बकरी उठा के ले जाता है, कभी कुत्ता उठा के ले जाता है। हरिद्वार में होने वाले कांवड़ मेले की तैयारी में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। पुलिस का कहना है कि करीब 5 करोड़ शिव भक्तों के हरिद्वार पहुंचने की संभावना है और सभी कांवड़ियों के लिए आईटी कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही कांवड़ मेले में त्रिशूल, हॉकी, डंडे लाने पर भी रोक लगाई गई है, जिसको लेकर दूसरे प्रदेशों में भी मैसेज पहुंचाया जा रहा है। प्रपोजल दिया गया था कि सब लोग अपने साथ पहचान पत्र जरूर रखें। उसका एक कारण होता है कि कभी कभी किसी दुर्घटना में कोई हादसा होता है तो एटलीस्ट हमें उसकी पहचान तुरंत हो जाए, क्योंकि इतने भीड़ में पहचानना मुश्किल होता है। साथ ही साथ कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, कहीं कोई बात हो, तो जब हम कोई आइडेंटिटी की बात हो तो वो क्लियर है। तो ये एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं जो आगे तक सभी प्रदेशों में भेज दिए गए हैं कि अपने साथ एक ID प्रूफ जरूर रखें जब भी यहाँ यात्रा पर आए। लैंसडाउन में घूमने आ रहे पर्यटकों के लिए तैयार हो रहा वाटरफॉल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लैंसडाउन के नजदीक चिन्बो वाटरफॉल तैयार किया जा रहा है, जो कि लगातार आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। फिलहाल चिन्बो में स्विमिंग पूल तैयार किया गया है, जिसके बाद अब 50 मीटर ऊंचे वाटरफॉल को भी बनाया जाना है। स्विमिंग पूल में आनंद लेने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचने लगे। देखिए, चिन्बो वाटरफॉल के लिए हमारा प्रयास है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पानी कम दिख रहा है। और जो हमने किया था, क्योंकि उसमें से पानी की स्कीमें पेयजल भी जा रही हैं, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि पेयजल का कोई विकल्प मिल जाए, तो ताकि जो है वाटरफॉल ठीक ठाक चले। खबरों का सिलसिला जारी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।